नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 जुलाई 2023। देखो, सबसे पहले तो एक इशू हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि इसमें से क्या एथिकल इश्यूज निकलते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता तो मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ, फिर एथिकल इश्यूज की बात करते हैं। ये है सचिन मीना और ये है सीमा हैदर। ये पाकिस्तान की नागरिक हैं, अभी फ़िलहाल भारत में हैं। दोनों ने ना पबजी की जो एक एप्लीकेशन है, गेम है, उसके थ्रू दोनों ने आपस में बात की। कोविड में दोनों के बीच में प्यार हो गया। तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी अपने 4 बच्चों के साथ, अपने बच्चों को साथ लेके पति को छोड़ के पहले दुबई गई और दुबई के बाद नेपाल में आई। नेपाल से इल्लीगल तरीके से इंडिया में आई। इंडिया में रह रही थी, नोएडा में। पता लग गया पुलिस को। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, इनको क्योंकि इलीगल तरीके से इंडिया में आई, और सचिन मीना को और इनके फादर को क्योंकि इन्होंने इनकी हेल्प की। दोनों को बेल मिल गई। अब ना अलग अलग तरह की न्यूज़ वायरल होती है। कोई बोलता है, आरोप लगता है इन पे कि ये पाकिस्तान आईएसआई के जासूस हैं। मतलब आपको पता ही है, हमारे देश में कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ जाती हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम इनको मार देंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन होते हैं ना, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम इनको मार देंगे। ये कहती है कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती, अगर मैं गई तो मुझे मार देंगे पाकिस्तान वाले। मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ इनके साथ, सचिन मीना के साथ। इनके साथ मैंने शादी कर ली है नेपाल में। अब इस पूरी न्यूज़ में क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं। पहला एथिकल डायलेमा, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ लव। इन्होंने भारतीय कानून का उल्लंघन किया, इलीगल तरीके से भारत में घुसी, और दूसरी तरफ लव की वैल्यू को इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी, तभी इनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में बेल मिल गई। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशन वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो, एक तरफ ये कह रही हैं कि अगर मुझे पाकिस्तान में वापस भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। तो भारत सरकार के सामने डायलेमा है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करना है, ये इंश्योर करना है जो भी गलत तरीके से भारत में आया है उसे डिपोर्टेशन सेंटर में भेज दिया जाए और बाद में पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशन है कि इनको वापस भेज दिया गया तो इनको मार दिया जाएगा, इनके साथ गलत व्यवहार होगा। तो सरकार के सामने डायलेमा, सरकार क्या करे। नेक्स्ट, रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब देखो, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये आईएसआई की एजेंट है। मतलब ये कंस्पिरेसी थ्योरी तो गलत ही होगी, लेकिन फिर भी साइबर सिक्योरिटी का एंगल यहां पे निकल के आता है कि पबजी में इन्होंने फंसा लिया। चले इसको छोड़िए आप। डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, डीआरडीओ को एक साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसा लिया गया। सरकार को इतनी हैरानी हुई कि यार देखो, जो नीचे की रैंक पे एम्प्लॉइज है ना, वो अगर हनी ट्रैप में फंस जाएं तो सरकार एक पल के लिए माने भी कि हम बहुत ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो नीचे के ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं वो उस ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते और हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन इतने बड़े रैंक के अधिकारी वो भी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। ये अभी का केस है, ये डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो हनी ट्रैप में फंस गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। नेक्स्ट है कंपेरेटिव केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो, अदनान सामी, वो भी 2001 में इंडिया में आए थे। शुरुआत में उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा को अपना काफ़ी समय तक एक्सटेंड किया। आखिरकार 2015 में सरकार ने उनको सदस्यता दे दी, इंडिया की सिटीजनशिप दे दी। तो सीमा हैदर भी सिटीजनशिप मांग रही हैं, तो उनको क्यों नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, कंपैशन। इसमें देखो, कंपैशन की वैल्यू इन्वॉल्व है कि सरकार उस पर दया दिखाए, उसके पति यहां पे हैं और वापस उनको भेजा गया तो उनको मार दिया जाएगा, तो यहां पे कंपैशन की वैल्यू इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी कंसर्न ऑन पोटेंशियल परसिक्यूशन। ये पॉइंट तो कवर हो गया। उसके बाद है इनफिडिलिटी। मतलब इन्होंने अपने पति के साथ धोखा किया, 4 बच्चों को लेके इंडिया में आ गई। ये भी देखो मतलब गलत है। और बच्चों को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करना, 4 बच्चों को लेके आई ये इंडिया में। हो सकता है कि बच्चे नहीं आना चाहते हों, लेकिन बच्चों को लेके इंडिया में ये आ गई। कि बच्चों को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करना, गलत ढंग से दूसरे देश में लेके जाना, ये भी गलत है। तो इसके अलावा देखो, आपको कोई लगता है कि कोई एथिकल एंगल कवर होना रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कुछ और मोरल या फिर एथिकल वैल्यूज या फिर
एंगल निकल के आता हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया यूएई रिलेशंस, आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस इस्टेब्लिश करेगा अबू धाबी में, यूपीआई भी यूज होगा, कुछ और पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल तो एक ही एंगल पे फोकस करता है, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स जो निकल के आते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यूएई विजिट से वो हम डिस्कस करेंगे। इंडिया यूएसए के बीच में 6 ट्रेड डिस्प्यूट्स थे जिनको दोनों देशों ने मिलकर सोल्व कर लिया है। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो लैंड पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं उनको लेके लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायतें हैं। प्रोजेक्ट चीता का आर्टिकल है, गरीबी से संबंधित एक आर्टिकल है, सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू लेते हैं, इंडिया यूएई रिलेशंस। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद पहुंचे यूएई। यूएई की लोकेशन आप सबसे पहले देख लीजिए, वेस्ट एशिया में ये है, यहां पर यूएई, ये है सऊदी अरेबिया, ये यमन जहां पे सिविल वार चल रहा है, ये ओमान, ये छोटा सा देश कतर है। देखो, वैसे द हिंदू का जो आर्टिकल है ना, वो दोनों देशों के बीच में जो ये एक एमओयू साइन हुआ है कि अब दोनों देशों की कंपनीज आपस में लोकल करेंसीज के थ्रू ट्रेड कर सकती हैं, रुपी एंड दिरहम के थ्रू। दोनों देशों की कंपनीज को आपस में डॉलर में ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा आर्टिकल वैसे तो इस पे बेस्ड है, बट कोई जरूरी नहीं यूपीएससी सिर्फ इस इशू पे क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए इंडिया यूएई रिलेशंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता देता हूं। खास करके पीएम मोदी की इस विजिट के दौरान जिन पॉइंट्स पे सहमति बनी। सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ना पिछले 8 सालों में ये 5वीं विजिट थी यूएई में। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 34 सालों तक कोई भी प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर नहीं गया था, लेकिन पिछले 8 सालों में 5 बार प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर जा चुके हैं। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने एमओयू साइन किया लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए। बताऊंगा कैसे, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनर्जी सेक्टर कोलैबोरेशन, दोनों देश मिलके ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, ग्रिड कनेक्टिविटी, इन सब में कोऑपरेट करेंगे। और देखो, इंडिया का एक प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश करता है, मतलब यूं कह सकते हो कि ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी इस्टेब्लिश करता है। वो इसलिए कल को मान लीजिए एकदम से पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो यहां से पेट्रोल यूज कर सकें जो स्टोरेज में पड़ा है। कल को युद्ध हो जाता है और हमें पेट्रोलियम मिलना बंद हो जाता है, तब यहां से पेट्रोलियम निकाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूएई ने बोला है हम आपके इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ दोनों देश मिलके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देश मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन। देखो, G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की UNFCCC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन के तहत हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है ना, 28वीं मीटिंग इस बार यूएई में होगी। दोनों देशों के पास एक अच्छा मौका है मिलकर काम करने का और क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें दूर करने का। नेक्स्ट पॉइंट है डायस्पोरा का। भारत के बहुत से लोग यूएई में अभी रह रहे हैं। दुबई में आप जाओगे, कुछ एरियाज तो आपको ऐसे लगेंगे जैसे इंडिया ही है, इतने इंडियंस वहाँ पे हैं दुबई में। मतलब भारत का डायस्पोरा वहाँ पे बहुत मजबूत है, रेमिटेंस भेजता है जिससे इंडिया को काफ़ी फायदा होता है। बायलेटरल ट्रेड अभी दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छा है, 85 बिलियन डॉलर्स का, और जल्द ही ये 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके बाद देखो, फिर ये पॉइंट अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसे डिटेल से कवर करेंगे। लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देश के बीच में इस्टेब्लिश हुए थे 1972 में। उसके बाद तो अलग अलग डोमेन में रिलेशंस काफ़ी मजबूत हुए हैं। अभी तो दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करते हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स में हैं दोनों देश।
जैसे देखो I2U2 एक ग्रुप है। I2 मतलब इंडिया इजराइल और U2 मतलब USA एंड UAE। इसे वेस्ट का क्वाड भी कहा जाने लगा है। जैसे क्वाड में 4 देश हैं ना, कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया। उसी प्रकार से वेस्ट एशिया का ये क्वाड है I2U2। इस पे धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। आज के समय में UAE इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और एनुअल रेमिटेंस की बात हमने की थी पिछली स्लाइड पर कि इंडियन डायस्पोरा के लोग वहाँ पे काम करते हैं, पैसा इंडिया भेजते हैं, तो उसकी वैल्यू है $17.6 बिलियन। इंडिया बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है UAE को, फार्मास्यूटिकल्स का, IT सर्विसेज का। एनर्जी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की हम बात करें, रिलायबल एनर्जी पार्टनर है UAE इंडिया का। मतलब ऐसा नहीं कि कभी तेल देने से मना कर दिया, कभी हाँ कर दिया। रिलायबल है, झूठ पड़ी देता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेस में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है इसरो और UAE की जो स्पेस एजेंसी है, UAE स्पेस एजेंसी, इनके बीच में। इसके अलावा देखो दोनों देशों की जो सोच है ना वो एक जैसी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये सेम बात हमने इंडिया फ्रांस रिलेशंस में भी डिस्कस की थी। पहले ना UAE अपनी सिक्योरिटी के लिए ना US के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, बट धीरे धीरे अब UAE भी इंडिया की तरह मल्टी अलाइनमेंट करने लगा है। मतलब चाइना और रशिया के साथ भी रिश्ते बनाना चाहता है। UAE इंडिया की तरह चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब एक ही देश की नहीं चलनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ताकतवर देश है, उसी की चलती है, उसी के इशारों पर वर्ल्ड नाचता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए ना इंडिया, फ्रांस और UAE तीनों ऐसे देश हैं जो चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। तो ये जो ग्रुप है ये भी आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया ढंग से इमर्ज होकर आ सकता है, इंडिया, फ्रांस और UAE। इसके अलावा देखो वैसे मई 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया और UAE के बीच में। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, आप कह सकते हो कि स्कोप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा होता है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन होता है ना, तो जनरली गुड्स का जो ट्रेड होता है उस पर टैरिफ कम कर दिया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ना सिर्फ गुड्स पे टैरिफ कम होता है, बल्कि सर्विसेज पे भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए टर्म्स तय होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो हायर स्टेज है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ये मई 2022 में इंडिया और UAE के बीच में साइन हुआ था। अब देखो आर्टिकल ना एक चीज़ पे फोकस करता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की कंपनीज के बीच अब लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा ना, डॉलर में ट्रेड नहीं होगा, तो दोनों देशों की कंपनीज को फायदा होगा। अभी ना डॉलर में ट्रेड होता है तो दोनों देशों की डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है। जैसे इंडिया की कंपनी को UAE की कंपनी को सामान बेचना है ना, तो इंडिया की कंपनी पेमेंट लेगी डॉलर में एंड वाइस वर्सा। लेकिन देखो अब लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। इसके लिए एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर देखो ये लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो गया ना, तो फिर इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा रूपी दिरहाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये रूपी दिरहाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दोनों करेंसीज के जो दाम है ना वो तय करेंगी आपस में, बिना किसी थर्ड करेंसी के इंटरफेरेंस के। पहले दाम कैसे तय होते थे, इंडिया का डॉलर के मुकाबले में क्या दाम है इंडिया की करेंसी का, और दूसरी तरफ UAE की करेंसी का डॉलर के मुकाबले में क्या दाम है, दोनों कंपेयर करके फिर आपस में इंडिया की करेंसी और UAE की करेंसी के बीच में दाम तय होता था। लेकिन लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये रूपी दिरहाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इमर्ज होकर आएगी और दोनों करेंसीज का आपस में दाम तय होगा बिना किसी थर्ड करेंसी की इन्वॉल्वमेंट के। मैं आपको ना एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं कैसे पूरा फायदा होगा। देखो अभी क्या है, डॉलर के मुकाबले में ना दोनों देशों की करेंसीज का प्राइस तय होता है। मान लीजिए इंडिया की कंपनी एक गैजेट बेचती है किसी UAE की कंपनी को, 10,000 की कीमत का वो गैजेट है। इंडिया की कंपनी ने करंट एक्सचेंज रेट में दाम देखे कि 1 रुपये में कितने दिरहाम आते हैं। अभी फिलहाल मान लीजिए
1 रुपये में दिरहाम आते हैं 0.055। तो वो कन्वर्ट करते हैं, 10,000 रुपये को कन्वर्ट किया दिरहाम में और पाया गया कि 550 दिरहाम आंसर है। तो इंडिया की कंपनी ने प्राइस बोल दिया यूएई की कंपनी को कि हाँ आप 550 दिरहाम दे दीजिए, हमारा दाम 10,000 रुपये है और हमने कन्वर्ट कर लिया दिरहाम में, ये आता है 550। मतलब इंडिया की कंपनी ने यूएई की कंपनी से 550 दिरहाम मांग लिए। लेकिन देखो मीनवाइल रुपये की जो वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले में कम हो गई। 1-2 दिन लग गए बात करते करते कंपनी से, जब पेमेंट करने का वक्त आया ना तो रुपये की वैल्यू कम हो गई। लेकिन प्राइस कोट किया जा चुका था 550 दिरहाम, लेकिन मीनवाइल रुपये की वैल्यू कमजोर हो गई। पहले 1 रुपये में 0.055 दिरहाम और अब 1 रुपये में 0.050 दिरहाम। लेकिन पेमेंट कर दिया यूएई की कंपनी ने 550 दिरहाम का। पहले देखो 550 दिरहाम मतलब 10,000 रुपये, लेकिन अब चूंकि रुपये की वैल्यू कमजोर हो गई है 550 दिरहाम मतलब 11,000 रुपये। चलो देखो इस केस में तो फायदा हो गया, कई केस में नुकसान भी होता था इंडियन कंपनीज को, क्योंकि डॉलर पे वेरी कर रही थी ना चीजें, डॉलर की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अब ना लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होगा ना, इंडिया की कंपनी सीधा बोलेगी कि आप 10,000 रुपये हमें दे दीजिए। इंडिया की कंपनी को दिरहाम में प्राइस कोट करने का मतलब दिक्कत ही नहीं है, वो सीधा रुपये में प्राइस कोट करेंगे। और चूंकि रुपये दिरहाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, डायरेक्टली वो 10,000 बोलेंगे, यूएई की कंपनी इंडिया को 10,000 रुपये पे कर देगी, क्योंकि ये रुपये दिरहाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों कंपनीज को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी करेंसी की वैल्यू आपस में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लोकल करेंसीज की आपस में सेटलमेंट मैकेनिज्म है, आपस में मार्केट है। तो इंडिया की कंपनीज सीधा पे कर सकेंगी दिरहाम में और वहां की कंपनी सीधा रुपये में पे कर सकेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है कन्वर्जन की। राइटर ये बोलते हैं देखो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, अब यूएई के साथ में ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है, कल को कुछ और दूसरे देशों के साथ साइन हो सकता है। और इस प्रकार के एग्रीमेंट का तो ना रशिया जैसे देश भी फायदा उठा सकते हैं, जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोकल करेंसी में जैसे रुपये में ट्रेड करना नहीं चाहते हैं, तो वो दिरहाम में ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए? तो डॉलर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे ना कुछ दिनों पहले, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, तो मतलब डॉलर के ऊपर निर्भरता अब विभिन्न देशों की कम हो रही है, लोकल करेंसीज में लोग ज्यादा ट्रेड करने लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2019 से पहले तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था संविधान के आर्टिकल 370 के अंतर्गत। जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए वहां पे लैंड परचेज करना अलाउड नहीं था, लेकिन 2019 में स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन ने ना कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे लैंडलेस लेबरर हैं, मतलब वो मजदूर जिनके पास घर नहीं है, होमलेस हैं, बिना घर के लोग हैं, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इन सभी सेक्शंस के लिए ना जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे जो लैंडलेस पॉपुलेशन है ना जम्मू एंड कश्मीर में, बिना लैंड की पॉपुलेशन है, हर एक हाउस होल्ड को 5 मरले यानी कि 252 स्क्वायर फीट जमीन दी जाएगी। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्या दिया जाएगा? जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स है ना, हर एक लैंडलेस हाउस होल्ड को 5 मरला जमीन दी जाएगी, यानी 252 स्क्वायर फीट की जमीन दी जाएगी। अब इस स्कीम के अंतर्गत ना 2711 हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इतने जो हाउस होल्ड्स हैं लैंडलेस हैं पहले फेज में। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन ने यह भी कहा है जो होमलेस पॉपुलेशन है ना, जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों को 2024 से पहले हम ऑलमोस्ट 2 लाख घर देंगे, यानी होमलेस लोगों को हम घर देंगे 2024 से पहले। इसके बाद एक और स्कीम सरकार ने लॉन्च की, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम। अब देखो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ना गए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में काम करने के लिए, देश के अलग अलग इलाकों से गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब वहां पे वो लैंड तो परचेज कर नहीं सकते,
तो ना जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन बोल रहा है उनके लिए ना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम हम चलाएंगे। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं ना, वो वहां पे रेंट पे रह सकें। जैसे बाहर से आए मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा पुलर हैं, जो काम कर रहे हैं यहां पर बाहर से आए हैं, उनको कम रेंट पर रहने की सुविधा मिलेगी इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी देश का नागरिक जो जम्मू एंड कश्मीर में आया है टेम्परेरीली या फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट विजिट पे आया है, कोई भी हो, सबको इस अफोर्डेबल रेंटल स्कीम हाउसिंग का लाभ मिलेगा। वो यहाँ पर रेंट पे घर ले सकते हैं, सरकार उन्हें घर मुहैया करवाएगी सस्ते रेंट पे। देखो यहाँ पर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि डायरेक्टली तो अभी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर आए लोग यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकते, बट सरकार ना इनडायरेक्टली ये प्रोविजन करना चाहती है। अब देखो, जैसे पिछली स्लाइड पे हमने डिस्कस किया, कोई भी पर्सन जो यहाँ पे काम करने के लिए गया है या फिर पढ़ने के लिए गया है, वो इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का लाभ उठा सकता है। एक प्रोविजन ये भी है, जो पर्सन यूटी में 15 साल तक रहा है, 7 साल तक उसने यहाँ पे पढ़ाई की है, या फिर 10th और +2 में जो यहाँ से अपीयर हुआ है, तो वो अपना डोमिसाइल बनवा सकता है जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन से। डोमिसाइल एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आप यहाँ पे रहते हो, रेजिडेंट हो यहाँ के। तो लोकल पार्टीज का ये कहना है कि देखो, बहुत से लोग आएंगे, माइग्रेंट वर्कर्स इस स्कीम का लाभ उठाएंगे, यहाँ पे रहेंगे 15 साल तक, बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे, फिर उनको डोमिसाइल मिल जाएगा और फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे लैंड परचेज करने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए। तो सरकार जो है धीरे धीरे डेमोग्राफी जो है कश्मीर की वो चेंज करना चाहती है। बहुत सारे लैंड संबंधित कानून सरकार ने पास किए हैं, नए बनाए हैं, काफ़ी सारे पुराने कानूनों को अमेंड कर दिया गया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 से 30 आई, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 से 30 आई, जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 से 30 आई। इस पॉलिसी के तहत 30,000 कनाल जमीन यानी 3,749 एकड़ जो जमीन है इंडस्ट्रीज को अवेलेबल करवाई गई है ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। 2021 में फिर से अमेंडमेंट की गई थी ताकि 2019 में जो कानून बनाए गए हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा आसान बनाया जा सके, ताकि एग्रीकल्चर लैंड को अगर इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज करना है तो वो आसानी से किया जा सके। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी तर्क है कि ना 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कहा था कि ना जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 19,045 होमलेस हैं, तो फिर सरकार 2 लाख होमलेस लोगों को घर कहां से दे देगी? मतलब आपकी मिनिस्ट्री बोल रही है कि 19,000 होमलेस लोग हैं, तो 2 लाख लोगों को आप घर कैसे दे दोगे? तो जाहिर तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि आउटसाइडर को यहाँ पे सेटल डाउन करना चाहती है सरकार, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती है सरकार। और दूसरे एक्सपर्ट्स का तर्क ये है कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जैसे हरियाणा के किसी पर्सन को पूरी आज़ादी है, वो बाकी एरियाज़ में लैंड ले सकता है, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, कहीं पर भी वो लैंड ले सकता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड लेने पर रोक क्यों है? अब तो स्पेशल स्टेटस भी रिवोक हो गया है। तो संविधान के जो प्रोविजन है कहीं पर भी बिजनेस करने का, कहीं पर भी सेटल डाउन होने का, वो प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने चाहिए। और चूंकि देखो, ये तो इंडिया है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, इसलिए इंडिया ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अदरवाइज चाइना में देखो, जिनजियांग रीजन में और तिब्बत में, वहाँ पे एक समय में हालात ख़राब थे। लोकल लोग चाइना से अलग होना चाहते थे, अलग से देश बनाना चाहते थे, बट चाइना ने कितना जोर ज़बरदस्ती से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी। जो मेन एथनिक ग्रुप है ना चाइना में, हैन एथनिक ग्रुप है मेन, तो मेन एथनिक ग्रुप के लोगों को सेटल डाउन किया गया तिब्बत में, जिनजियांग रीजन में, और लोकल लोगों को दबाया गया। जैसे चाइना की फेमस पॉलिसी आपको पता है ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसे अभी तो बदल दिया गया है। तो तिब्बत और जिनजियांग में चाइना ने क्या किया, लोकल लोगों के लिए तो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बाहर से जो मेन एथनिक ग्रुप के लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे थे ना, हैन,
उनके लिए यह पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। चाइना ने तिब्बत और जिनजियांग में लोकल कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दबाया, वहां पे स्प्रेस कर दिया। बट इंडिया देखो ये सब काम नहीं करता है। इंडिया एक वैल्यूज वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और एक्सपर्ट्स की मांग ये है कि संविधान के बाकी प्रोविजंस जैसे देश के दूसरे हिस्सों में इंप्लीमेंट है ना, जम्मू एंड कश्मीर में भी होने चाहिए। कोई कहीं पर भी लैंड परचेज करना चाहता है, रोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें फिर एक वो पॉइंट भी आएगा कि जमीन तो लोग हिमाचल प्रदेश में भी नहीं परचेज कर सकते, इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में जमीन नहीं परचेज कर सकते, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ये भी तर्क होगा। इसके बाद देखो एक तर्क फिर ये आता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आतंकवाद नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कोई भी सेक्शन वहां पे देश से अलग होना चाहता हो, जो खतरा जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में बरसों तक डेवलपमेंट नहीं आई, जिसके पीछे वहां की लैंड पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं। अब धीरे धीरे लैंड पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो डेवलपमेंट का रास्ता भी तैयार हो रहा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, इस प्रकार से लैंड पॉलिसीज को चेंज करना कितना सही कितना गलत, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया और यूएस के बीच में 6 ट्रेड डिस्प्यूट्स थे। आज का जो आर्टिकल आया है ना, वो बोलता है कि डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बिल्कुल ठंडे बस्ते में था, क्योंकि यूएस से डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहा था। इससे संबंधित एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए कोई संभावना नहीं दिख रही थी कि इंडिया और यूएस कैसे इन डिस्प्यूट्स को, ट्रेड डिस्प्यूट्स को आपस में सोल्व करेंगे। बट देखो इंडिया और यूएस ने ना जबरदस्त दोस्ती का परिचय दिया और बिना डब्ल्यूटीओ के 6 की 6 जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपस में सोल्व कर ली। मतलब शायद ही आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा कोई एग्जांपल देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से दोनों देशों ने अपनी इतनी ट्रेड डिस्प्यूट्स को इतने कम समय में आसानी से सोल्व कर लिया। दोनों के बीच में गहरे होते संबंधों को दर्शाती है ये चीज़। अब देखो आर्टिकल में जो है ना चीज़ें साफ तौर पे समझ नहीं आती, मैंने आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्या डिस्प्यूट्स थे। 6 डिस्प्यूट थे। सबसे पहले सेक्शन 232 टैरिफ्स, एक यूएसए का ना ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 है, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। इस एक्ट का है ये सेक्शन 232। कोई पूछ ले कौन सा सेक्शन, मतलब किस एक्ट का है ये सेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस यूएस के ना इस एक्ट में ना प्रोविजन है, कोई भी इंडस्ट्री ओनर ना इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव यूएसए के प्रेसिडेंट को जाके बोलता है कि हम ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उस इंडस्ट्री ओनर की रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए पर्टिकुलर चीज़ के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ना इस सेक्शन का यूज करते हुए यूएसए ने ना इंडिया से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इंडिया ने भी जवाब दिया। इंडिया ने क्या किया, जवाब देते हुए यूएसए से कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन, आलमंड्स, वॉलनट्स यानी बादाम, अखरोट, इनके इंपोर्ट पे ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इंडिया ने जवाब दिया जैसे को तैसा, आपने सेक्शन 232 टैरिफ हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो डिस्प्यूट पैदा हो गई इंडिया और यूएस के बीच में इस इशू को लेके। दूसरा इशू, इंडिया का एक रूल था, जो सोलर पैनल से इंडिया में बिक रहे हैं ना, सोलर सेल्स या फिर सोलर मॉड्यूल, इसमें ना कुछ जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना, कुछ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं, अदरवाइज फिर हम सोलर सेल्स को इंडिया में नहीं बिकने देंगे, ये या फिर बिकने देंगे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी लगेगी। यूएसए ने ये चैलेंज किया था, यूएसए ने कहा था ये गलत है। डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया था यूएसए ने इस डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के रूल को। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडी। इंडिया की तरफ से आईटी प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दी जा रही थी। यूएसए का कहना है ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है। इंडिया ने कहा ये हमारे देश में आईटी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। देखो हर एक डिस्प्यूट में इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा। जैसे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट में इंडिया ने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी
सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जरूरी है देश में, आप भी तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेते हो। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, और फिर वहाँ पे टैक्स वगैरह कम लगता है, स्पेशल रियायतें दी जाती हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं उन कंपनीज को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना आशियाना बनाती है, यहाँ से काम करती हैं। तो यूएसए ने इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को चैलेंज किया और बोला ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है, और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूएस ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए इंडिया कुछ खास नहीं कर रहा है। सबसे लास्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी। यूएसए ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी देखो तब लगाई जाती है जब किसी देश को लगता है कि, जैसे इंडिया को लगता है कि चाइना जानबूझ के हमारे देश में सस्ता माल पटक रहा है इंडियन कंपनीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे देखो, चाइना कई बार ना इतना सस्ता स्टील इंडिया में भेज देता है, इंडिया की जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज है ना, उतना सस्ता वो नहीं बेच पाती, तो वो फेल होने की कगार पे आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है जब इंडिया को लगता है कि जानबूझ के सस्ता माल चाइना पटक रहा है इंडियन कंपनीज को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसी प्रकार से यूएसए ने इंडिया की कुछ चीज़ों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। इंडिया ने चैलेंज किया था इस चीज़ को और बोला था कि आपने बिना सोचे समझे इंडिया की चीज़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो ये तो हमने बात की डिस्प्यूट्स की। अब बात करते हैं क्या सॉल्यूशन निकला है, दोनों देशों ने मिलकर क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं इन 6 डिस्प्यूट्स के बारे में। सबसे पहले सेक्शन 232 टैरिफ। यूएसए ने एग्री कर लिया है कि यूएसए ने जो इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ इंक्रीज किए थे ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उनमें से 70% स्टील के प्रोडक्ट्स और 80% एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर यूएसए अब टैरिफ इंक्रीज नहीं करेगा। बदले में फिर इंडिया ने भी कह दिया कि हमने जो आपसे इंपोर्ट होने वाले, यानी यूएस से इंपोर्ट होने वाले जैसे सोयाबीन जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे ना, उन पर हमने जो टैरिफ को इंक्रीज कर दिया था, हम वो भी वापस ले लेंगे। यानी सेक्शन 232 टैरिफ का इशू रिजोल्व। उसके बाद डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, सोलर सेल वाला इशू कि जो सोलर सेल इंडिया में बिक रहे हैं, कम से कम 50% कंपोनेंट इंडिया में प्रोड्यूस हुए होने चाहिए। यूएसए ने शिकायत की, इंडिया ने कहा कि ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल, आने वाले 5 सालों में हम अपना ये रूल जो है वापस ले लेंगे। यानी जो रिक्वायरमेंट है कि जो सोलर सेल इंडिया में बिकेंगे 50% रॉ मटेरियल इंडिया का होना चाहिए, कंपोनेंट इंडिया के होने चाहिए, ये रूल हम आने वाले 5 सालों में धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी वाला रूल। इंडिया ने मान लिया है कि हम आईटी प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडी देते थे एक्सपोर्ट पे, वो सब्सिडी देना हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे क्या फैसला हुआ। इंडिया ने मान ली बात और बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेके आपके कुछ कंसर्न्स थे, हम वो कंसर्न्स एड्रेस कर देंगे। यूएसए ने भी बोला कि डब्ल्यूटीओ में जो हमने शिकायत की थी वापस ले लेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला पॉइंट है, इंडिया ने यूएस की बात मान ली है कि हम अपने आईपी प्रोटेक्शन रेजीम को इंप्रूव करेंगे और यूएसए ने भी एप्लीकेशन डब्ल्यूटीओ से वापस ले ली है। सबसे लास्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी जो यूएसए ने इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पे लगाई थी। देखो, इंडिया और यूएस ने डिसाइड किया है कि दोनों मिलके एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश करेंगे और वो वर्किंग ग्रुप जो है वो इस एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के इशू को डिस्कस करेगा। ये जो ग्रुप है रेगुलरली मिलेगा और इस इशू को रिजोल्व करेगा। कुल मिला के देखो, ज़्यादातर केसेस में हमने देखा इंडिया ने ही यूएस की बात मानी है। चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में अब चलता है, बट देखो दोस्ती में चलता नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम है कि आप अपना फ़ायदा कैसे कर रहे हो, अपने देश के लोगों का फ़ायदा कैसे कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। बट ये चीज़ें तो देखो सामने आई हैं। अगर इंडिया ने इन चीज़ों पर यूएसए को कंसेशन दिया होगा तो कहीं ना कहीं कंसेशन लिया भी होगा, कहीं ना कहीं इंडिया ने भी यूएसए से अपनी बात मनवाई होगी। यही चलता है। तो कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती। तो ये तो राइटर ने आर्टिकल लिख लिया, इसलिए हमें पता लग गया कि 6 के 6 डिस्प्यूट्स हैं, उन पे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और ये काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है। अदरवाइज डब्ल्यूटीओ के भरोसे बैठे रहते तो ये इश्यूज आगे चलते रहते दोनों देशों के बीच, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहा है। तो इंडिया को बाकी देशों के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं ना, वो भी इसी प्रकार से सोल्व करनी चाहिए जैसे इंडिया और यूएस ने मिलकर की।
चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पुवर्टी से संबंधित है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है। देखो हाल ही में ना यूएनडीपी ने ना एक डेटा रिलीज़ किया था कि इंडिया उन 25 देशों में शामिल है जहां पर 2006 से लेकर 2021 के बीच में इस अंतराल में गरीबी आधी कम हो गई है, 50% से ज़्यादा कम हो गई है। अब ना नीति आयोग ने अपना एक नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा रिलीज़ किया है। क्या है नाम? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स के आधार पर डेटा रिलीज़ किया गया है। ये जो इंडेक्स है, देखो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो 10 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखता है 3 कैटेगरीज में। बट नीति आयोग का ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, 10 के बजाय 12 इंडिकेटर्स को कंसीडर करता है 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी सेम है, लेकिन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 10 पैरामीटर्स हैं और नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 इंडिकेटर हैं। ये 12 इंडिकेटर हैं, हेल्थ में 3, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन में 2 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये 7 इंडिकेटर्स हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, बैंक अकाउंट। तो डेटा क्या है? डेटा में देखो ये सामने आया है कि इंडिया में ना 2015 से लेके 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। पहला 2015-16 का जो डेटा था वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आधार पे था और लेटेस्ट जो डेटा रिलीज किया है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर है। ये कुछ राज्यों की सिचुएशन है। पहले का डेटा 2015 में गरीबी बिहार में थी 51.8% और अभी बिहार में गरीबी कितनी रह गई है? अभी कम हो गई है, 33.7% रह गई है। यहां पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। झारखंड में पहले गरीबी थी 42.1%, अब झारखंड में गरीबी 28.8%। मेघालय में पहले गरीबी 32.5%, अब 27.7%। उत्तर प्रदेश में गरीबी पहले 37.6%, अब 22.9%। मध्य प्रदेश में गरीबी पहले 36.5%, अभी 20.6%। रूरल एरियाज में गरीबी ज्यादा कम हुई है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस न्यूज से। 13.5 करोड़ 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 है कि हर एक देश को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आधी कम करनी है, इंडिया 2030 से काफी पहले इस गोल को अचीव कर रहा है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहां पर गरीबी सबसे ज्यादा कम हुई है। हर एक जो 12 इंडिकेटर्स है ना, हर एक इंडिकेटर में गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं उसका बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। रूरल एरियाज में गरीबी सबसे ज्यादा कम हुई है, पहले 32.6% थी, अब 19.3% रह गई है। और अर्बन एरियाज में गरीबी पहले 8.7% थी 2015-16 में, 2019-21 के बीच घट के रह गई है 5.3%। ये बड़े राज्यों का हाल है, कहां पे पहले कितनी गरीबी थी, अब कितनी गरीबी है, आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। तो ये जो आर्टिकल है ना, इसके डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में। लेटेस्ट डेटा आपको मिलता है, आंसर्स में इस्तेमाल कीजिएगा जहां पर भी गरीबी के बारे में कुछ लिखना हो, या फिर ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट का प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है। देखो हमारे देश में तो चीता लुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीताज सरकार लेके आई है और उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। लक्ष्य ये है आने वाले कुछ सालों में हर साल 8-10 चीता लेके आएंगे हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, और तब तक लेके आएंगे जब तक कि 35 चीता की एक सेल्फ सस्टेनेबल पॉपुलेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती। मतलब आने वाले 8-10 सालों में लेके आएंगे लगातार, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 35 चीता ऐसे हो जाएंगे जो सेल्फ सस्टेनेबल हैं, फिर आगे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चीताज हमारे देश में फिर अवेलेबल हो जाएंगे। संख्या कम, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। बट देखो हुआ क्या, जब से लाए हैं ना 10 के आसपास चीता की अभी डेथ हो गई है।
चीता सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। किसी की डेथ हुई हीट की वजह से, किसी की हुई माल नरिशमेंट की वजह से, किसी की आपस में लड़ाई हो गई तो घाव हो गए शरीर पे, उसकी वजह से डेथ हो गई। अभी हाल ही में एक डेथ हुई सूर्य नाम के चीता की। अब उसकी डेथ क्यों हुई? जो रेडियो कॉलर लगाते हैं ना चीताज की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, वो रेडियो कॉलर में ना चिप लगी होती है ताकि मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। वो रेडियो कॉलर पॉलीस्ट्रीन की से बना होता है। तो ना उस सूर्य नाम के चीता में ना घाव पैदा हो गया, गर्दन में, नेक में घाव हो गया, और घाव उस चीता ने ना साफ नहीं किया। तो वहां पे ना कुछ इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट होता है मैगोट, उस इंसेक्ट का ना लार्वा मिला है। मतलब उस इंसेक्ट ने ना बहुत खा लिया चीता, सूर्य नाम के चीता की गर्दन को, और उसकी डेथ हो गई। तो अब ना एक्सपर्ट कमेटी ने बोला है सभी चीताज को एक बार वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, हम उनको मॉनिटर करेंगे और किसके घाव है, किस चीता की गर्दन पर कैसा घाव है, क्या इंसेक्ट्स खा रहे हैं, सब कुछ हम मॉनिटर करेंगे। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, ये बात सच है, चीताज में और उनके बच्चों में ना थोड़ी डेथ ज्यादा होती हैं, बट इतने समय में एकदम 10 चीता की डेथ हो जाना ये अनएक्सपेक्टेड है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं जहां पे इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है ना, वहां पे स्पेस कम है, वहां पे प्रे कम है, यानी जिनका शिकार चीता करते हैं ना वो एनिमल्स कम है यहां पे। तो कूनो नेशनल पार्क का चुनाव नहीं करना चाहिए था। हालांकि एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि कूनो नेशनल पार्क में स्पेस भी इनफ है और यहाँ पे प्रे भी इनफ है, इनके लिए खाना भी इनफ है। और वैसे एक और नेशनल पार्क मध्य प्रदेश यानी गांधी सागर नेशनल पार्क का हमने चुनाव किया है, वहां पे भी चीतास को रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। और शुरुआत में देखो ऐसे चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, बट हम इन चैलेंजेस से सीखेंगे क्यों चीतास की डेथ हुई है और हम एक्शन लेंगे उसके बाद। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट चीता से संबंधित। फायदा देखो इसका ये होगा प्रोजेक्ट चीता का, चीता जैसी एनिमल्स हमारे देश में रहेंगे ना, तो जहां पे भी रहेंगे एक बढ़िया इकोसिस्टम अवेलेबल रहेगा और एनिमल्स की कंजर्वेशन होगी। ये इसके बाद लास्ट में क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले देखो आज की ज़्यादातर डिस्कशन ना अपनी पॉइंट्स के फॉर्म में ही है। जैसे शुरुआत में हमने इंडिया यूएस वाला आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। सेक्शन 232 डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट सब्सिडी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये 6 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। स्पेशल क्वेश्चन भी आ सकता है इंडिया यूएस डिस्प्यूट्स के ऊपर। उसके बाद फिर हमने इंडिया यूए रिलेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किए थे, वो भी ज़्यादातर पॉइंट फॉर्म में ही था। कौन कौन से ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एमओयू साइन हुआ, एनर्जी सेक्टर कोलैबोरेशन, क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन, इंडियन डायस्पोरा, बायलैटरल ट्रेड, लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये समझाया था कैसे फ़ायदा होगा दोनों देशों के बीच में ट्रेड अगर लोकल करेंसीज में होगा और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगी तो। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।